नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो है वो मॉरिशस रूट के ऊपर है कि मॉरिशस रूट क्या है और उसका किस तरह से ब्लैक का व्हाइट में पैसा कन्वर्ट करने में उपयोग होता है। तो मॉरिशस रूट कहने के लिए वो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, पर वो डबल टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, पैसे की हेराफेरी करने की ट्रीटी है। डबल टैक्स अवॉइडेंस की ट्रीटी क्या होता है कि आज से बहुत सालों यानी 40-50 साल पहले ये प्रॉब्लम था कि एक आदमी ने, मान लो अमेरिका का आदमी है और उसने कनाडा में $1 लाख कमाया। तो सबसे पहले उसने कनाडा में $1 लाख कमाया, तो कनाडा की सरकार $1 लाख पे, मान लो वहां पे 40% इनकम टैक्स है, तो 40% टैक्स लेगी। और बाकी जो 60,000 वो अमेरिका लाया, तो अमेरिका की सरकार उस पर, अमेरिका का टैक्स रेट मान लो 30% है, तो 30% टैक्स लेगी। तो उस पर उसको दोनों देशों का टैक्स भरना पड़ रहा है, तो वो डबल टैक्स हो गया। इसलिए जैसे जैसे ये इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा, इसलिए सरकारों ने ये डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी बनाई। वो क्या है कि यदि कनाडा का कोई आदमी ने कनाडा में 40% टैक्स भरा, अमेरिका में 30% टैक्स है, तो उसने कनाडा में 40% भरा और अमेरिका में अब उसको सिर्फ डिफरेंस ही भरना है। तो डिफरेंस तो हुआ नहीं, -10 हुआ, यानी उसको अमेरिका में कोई टैक्स नहीं भरना। और इसी तरह से कनाडा का कोई आदमी यदि अमेरिका में पैसा कमाता है तो उसने 30% टैक्स भरा, अब कनाडा में टैक्स रेट है 40%, तो उसको सिर्फ अब कनाडा में 10% ही टैक्स भरना पड़ेगा। यानी पर्सन विल हैव टू पे हायर ऑफ द टू टैक्स रेट, नॉट बोथ टैक्स रेट। उसको दोनों में से जो ज्यादा टैक्स का रेट है वही भरना पड़ेगा, दोनों टैक्स रेट नहीं भरने पड़ेंगे। और साल के एंड में अमेरिका और कनाडा की सरकारें हैं, वो आपस में बैठ के देख लेगी कि भाई इसमें आपको इतना ज्यादा फायदा हो गया, हमको इतना थोड़ा नुकसान हो गया, तो वो अपने आप में पैसा एक्सचेंज कर लेगी। पर इंडिविजुअल को कम से कम ये गारंटी है कि उसको दोनों में से जो ज्यादा टैक्स रेट है वही भरना पड़ेगा, दोनों टैक्स रेट नहीं भरने पड़ेंगे। तो मॉरिशस ने कहने के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी बनाई है, पर वो ट्रीटी में क्या लिखा है कि मॉरिशस की सरकार यदि 1% इनकम टैक्स भी लेती है तो भारत की सरकार 1% इनकम टैक्स नहीं लेगी। जो डिफरेंस लेना चाहिए, पहले तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। आदमी ने भारत में पैसा कमाया तो पहला टैक्सेशन राइट हुआ इंडिया का, यानी इंडिया को पूरा टैक्स लेना है, बाद में मॉरिशस को डिफरेंस लेना है। और मॉरिशस में मान लो वहां पे टैक्स रेट 10% है, तो वहां 10% टैक्स भरने के बाद इंडिया में उसको सिर्फ अब 20% टैक्स भरना है। इस तरह की होनी चाहिए, पर उसके वजह पूरी उल्टी ट्रीटी है कि मॉरिशस में आधा परसेंट 1% इनकम टैक्स भरा है, यानी अब इस आदमी को इंडिया में कोई टैक्स ही नहीं भरना है। तो इस तरह से मॉरिशस की कोई कंपनी, यानी वो कंपनी का फिजिकली मॉरिशस में होना जरूरी नहीं है, मॉरिशस का एक एड्रेस होना चाहिए। उसने मॉरिशस में एक छोटा 10 फुट बाई 10 फुट की ऑफिस खरीद ली, वहां पे एक आदमी बिठा दिया तो बहुत है, एक आदमी नहीं बिठाया तो भी बस वहां पे एक फोन नंबर होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, यानी वो मॉरिशस की कंपनी हो गई। वो कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर भारत में इन्वेस्ट करती है, तो भारत सरकार उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लेगी, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लेगी, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लेगी, ना उस पर इनकम टैक्स लेगी, ना ये स्टैम्प ड्यूटी लेगी। कोई भी प्रकार का टैक्स उस कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। और वो कंपनी पैसा कमा के वापस डॉलर ले जा सकती है, यानी उसने डॉलर में इन्वेस्ट किया और अब वो जब उसने प्रॉफिट किया तो वो उतना डॉलर मांग सकती है, यानी पोटेंशियली डॉलर लायबिलिटी हमारी और बढ़ जाएगी। तो ये कानून हमें कैंसिल करना चाहिए कि मॉरिशस की कंपनी पे या कोई भी विदेशी कंपनी उस पे उतना ही टैक्स लगेगा जितना कि भारत की कंपनी के और कंपनियों पे और इंडिविजुअल्स पे लगता है। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है कि मान लो मैं एक भ्रष्ट मंत्री या भ्रष्ट न्यायाधीश या भ्रष्ट अधिकारी हूं, मेरे पास 100 करोड़ है, मान लो वो ब्लैक मनी है इंडिया के अंदर, मुझे उसका व्हाइट करना है, तो मैं वो किसी तरह से मॉरिशस में ले जाऊंगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके। मॉरिशस में मैंने डॉलर में जमा किया, मॉरिशस में मैंने अपने नाम की कंपनी खोली, मान लो भारत में मेरी एक कंपनी है राहुल मेहता सॉफ्टवेयर, और उसमें मैंने कहीं से मैं 1 करोड़ का व्हाइट ले आया, वो उसमें 1 करोड़ की मैंने बिजनेस शुरू किया, उसके मैंने शेयर निकाले, और जो 100 करोड़ थे वो राहुल मेहता मॉरिशस नाम की एक कंपनी है, उसने पैसे मैंने उसके खाते में पहुंचा दिए। अब वो राहुल मेहता मॉरिशस है, वो इंडिया आके पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो मेरा जो 1 करोड़ का राहुल मेहता इंडिया का शेयर है, वो 1 करोड़ का जो थे, वो 1 साल बाद वो शेयर मैंने 1 साल अपने पास रखे। अब 1 साल बाद जब राहुल मेहता मॉरिशस वो शेयर 100 करोड़ में खरीद लेगी,
तो वो 100 करोड़ मेरे खाते में व्हाइट आ गया। अब उस पर मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 0%। क्यों? क्योंकि वो शेयर मैंने 1 साल तक अपने पास रखे, 1 साल के बाद बेचे, यानी मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिया में शेयर मार्केट में कितना है? 0%। तो इस तरह से मेरा ब्लैक का पैसा व्हाइट हो गया। अब दूसरा आता है कि मॉरिशस से जो पैसा आता है, भारत सरकार ने कानून बनाया है कि मॉरिशस से कोई कंपनी आके भारत में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उससे मालिक का नाम नहीं पूछने का। यानी यूं समझो कि कानूनन ही हो गया कि कोई भ्रष्ट मंत्री है, भ्रष्ट न्यायाधीश है, कोई दाऊद इब्राहिम जैसा स्मगलर या टेररिस्ट है, वो अपना पैसा मॉरिशस ले जाके वो इंडिया में इन्वेस्ट करके उसको मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से मॉरिशस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। अब कंट्री, आप दुनिया का नक्शा देखोगे तो शायद आपको मॉरिशस दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा कंट्री है। वहां पे एक चीनी उगती है थोड़ी बहुत, पर इतनी छोटी लैंड है कि उगू की कितनी चीनी उगेगी। और टूरिज्म इंडस्ट्री है, पर टूरिज्म इंडस्ट्री भी सब इंडिया के अधिकतर लोग जाते हैं वहां पे। नॉन इंडियन टूरिस्ट वहां पे बहुत कम है। इंडियंस ही वहां पे होटल चलाते हैं, इंडियंस ही टूरिस्ट की तरह से जाते हैं। और वहां पे जो पैसा है मॉरिशस बैंक में वो भी अधिकतर इंडिया का है। अब वो मॉरिशस बैंक कौन चला रहा है? तो मॉरिशस बैंक के नाम भारत सरकार को ऑफिशियली पता नहीं है। भारत सरकार को यूं समझो कि ऑफिशियली उनको कुछ नहीं पता। जो गब्बर सिंह का डायलॉग है कि हमें कुछ नहीं पता, वो भारत सरकार पे वर्ड टू वर्ड अप्लाई होता है कि भारत सरकार को आप मॉरिशस के बारे में कोई भी प्रश्न पूछो तो जवाब आता है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो मॉरिशस से जो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका मालिक कौन है वो नहीं पता। वो किसी भी दिन पैसा वापस खींच सकते हैं तो पेमेंट क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। यानी वो लटकती तलवार अब लटकता एटम बम बन गया है। और फिर भी मॉरिशस से पैसा और आने दे रहे हैं। जिस आदमी का नाम हमें पता ना हो उसका क्यों हमें पैसा नहीं आने देना चाहिए? क्योंकि हम इस कंडीशन के साथ पैसा ले रहे हैं कि जिस दिन उसने डॉलर मांगा उस दिन हम उसको डॉलर देंगे। तो हमें उसी आदमी को आने देना चाहिए कि कम से कम हम भरोसा कर सके कि ये 5-10 साल तक वापस नहीं मांगने वाला। या तो हम टर्म्स एंड कंडीशन रख दे कि भाई डॉलर मिला है, वापस नहीं मिलेगा डॉलर, रुपया ले लो और रुपया जितना इन्वेस्ट करना है भारत में करो, लेकिन अब आपको वापस ले जाने के लिए डॉलर या सोना चांदी आपको मैन्युफैक्चर्ड गुड खरीद के ले जाने तो ले जाओ, बाकी नहीं मिलेगा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी है। तो अब क्रिमिनल्स का पैसा, दाऊद का पैसा कहते हैं बहुत सारा लगा हुआ है, शरद पवार जैसे भ्रष्ट मंत्रियों को पैसा मॉरिशस से आया है। रॉबर्ट वड्रा ने डीएलएफ में बहुत सारा पैसा, उसका ब्लैक मनी है वो मॉरिशस ले गया। उसका यानी उसकी सास सुरपंखा गांधी यानी सोनिया गांधी का पैसा है वो मॉरिशस बैंक में वहां से आया है। और सच गलत अब ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा, जब तक नार्को टेस्ट नहीं लेते कुछ नहीं कह सकते। कि मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं अमेरिका में, उनको अमेरिका की सिटीजन है वो तीनों की तीन, उनके भी मॉरिशस में $1 बिलियन प्लस पैसा जमा हो गया है। यशवंत सिन्हा के बेटे भी उनका भी काफी मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका में तो है ही, अमेरिका में तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के उनके एसेट है, उनके और उनकी पुत्री वधू के। और मॉरिशस बैंक में भी उनका काफी अच्छा पैसा है। और मॉरिशस बैंक के जो टैक्स रियायत है वो कैंसल होनी चाहिए, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। इनका राजीव दीक्षित जी ने केस फाइल किया था मॉरिशस रूट खत्म करने के लिए, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया था। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक मेमो निकाला था कि मॉरिशस कंपनियों को बोला था कि तुम्हारी जितने बिजनेस मतलब तुमने जितना पैसा कमाया उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। और यशवंत सिन्हा ने वो मेमो इनकम टैक्स बोर्ड कैंसिल करे वैसा एक दूसरा मेमो निकाला। वो बोर्ड के सर्कुलर बोलते, सॉरी इनकम टैक्स बोर्ड ने सर्कुलर निकाला, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन बोलते, उसने सर्कुलर निकाला था कि मॉरिशस कंपनियों को टैक्स भरना पड़ेगा। तो यशवंत सिन्हा ने मेमो निकाला कि ये सर्कुलर कैंसिल करो। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो सब बिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने दीक्षित जी कि आजादी बचाओ आंदोलन ने जो दिल्ली हाईकोर्ट से फेवरेबल जजमेंट लिया था वो भी कैंसिल कर दिया। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन का मेमो था, जो सर्कुलर था कि मॉरिशस की कंपनियों को टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी कैंसिल कर दिया। यानी मॉरिशस कंपनियों की टैक्स छूट है वो चालू रही सुप्रीम कोर्ट के जजों की बदौलत से। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक तो आपसे मैं कहूंगा कि आप अपने सांसद को एसएमएस से आदेश भेजो कि मॉरिशस की ट्रीटी आज की तारीख से कैंसिल की जाए।
देखो, हर एक नागरिक का कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है, ये राइट नहीं बोल रहा, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने एमपी को, पीएम को, सीएम को, एमएलए को नेसेसरी ऑर्डर भेजो एसएमएस से। नेसेसरी ऑर्डर यानी कि देश को चलाने के लिए जो जो हुक्म आपको देने हैं अपने सांसद को, वो हुक्म टाइम से एसएमएस से भेजना, वो आपका फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है। तो ये मॉरिशस का कानून जो गलत कानून है, वो कानून कैंसिल करने के लिए ट्रीटी, मॉरिशस, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी कैंसिल करनी चाहिए। ऐसा आप ऑर्डर अपने एमपी को एसएमएस से भेजो। आपको एमपी का मोबाइल नंबर मिलेगा पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से। आप गूगल करो parliamenthouse.nis, वहां पे देखोगे तो एमपी स्टेट वाइज 2-3 लिस्ट है वहां पे एमपी के, वहां पे आपको मिल जाएगा एमपी का तो फोन नंबर। लैंडलाइन नंबर मिले तो आप लैंडलाइन पे फोन करके उनको बोलो कि भाई एमपी का नहीं तो उनके सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर दो, क्योंकि बहुत सारे एमपी है वो मोबाइल नंबर नहीं देते। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो सांसद है किरीट सिंह सोलंकी, उनका तो मोबाइल नंबर मुझे मिल गया, तो मैंने उनको 4 ऑर्डर एसएमएस से भेज दिए, और हर हफ्ते जब भी जरूरत पड़ेगी मैं ऑर्डर भेजता रहूंगा उनको, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी। अडवाणी का मोबाइल नंबर नहीं मिला, लैंडलाइन नंबर था, तो अडवाणी मेरे एमपी नहीं है, मैंने अपने जो दोस्त उनके एरिया में रहते हैं उनको बोला कि ये लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन नंबर पे फोन करके आप उनको ऑर्डर दो कि वो मोबाइल नंबर वेब पे, इंटरनेट पे रखे, और इस तरह से आप उन्हें एसएमएस से ऑर्डर दे सकते हो। अब मॉरिशस बैंक का आगे जो और जुड़े हुए इश्यू है वो है कि अमेरिका का कोई नागरिक अमेरिका के बाहर पैसा कमाता है तो अमेरिका की सरकार उस पर पूरा टैक्स लेती है। मतलब इंडिया में उसने मान लो 30% टैक्स भरा, और अमेरिका में वहां पे हाईएस्ट टैक्स रेट है 48%, हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट बोल रहा हूं। उसमें स्टेट टैक्स और सिटी टैक्स सब मिला के, जैसे आप यदि न्यूयॉर्क में रहते हो तो वहां पे स्टेट टैक्स है 7%, सिटी टैक्स है 4%, और फेडरल इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब आता है 35%, यानी 35 प्लस 7 प्लस 4 यानी करीब 46% पहुंच गए। उसके बाद 2% मेडिकेयर टैक्स आता है, तो 48% हो गया। तो आप इंडिया में पैसा कमाया तो इंडिया की सरकार को टैक्स भरा मान लो 33%, तो 15% टैक्स अमेरिका की सरकार को भरना पड़ेगा। तो ये कानून भारत में लाना चाहिए। अभी भारत में क्या है कि कोई एनआरआई यदि विदेश में पैसा कमाता है तो उस पर टैक्स लगता है 0%, वो पैसा यदि भारत में ले आता है तो बहुत सारे एक्टर, बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो पैसा कमाते हैं मॉरिशस में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हीरो हीरोइन को ये स्विट्जरलैंड और मॉरिशस और मलेशिया शूटिंग करने जाते हैं क्योंकि उनको एनआरआई स्टेटस चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि शायद अमिताभ बच्चन के पास भी एनआरआई स्टेटस है, मुझे ठीक से नहीं पता, शायद है। एनआरआई स्टेटस कैसे मिलता है कि साल के 180 दिन, 183 डेज, साल में 183 डेज इंडिया के बाहर रहो तो एनआरआई स्टेटस मिल जाता है। इसलिए वो लोग बाहर विदेश में शूटिंग करते हैं या तो विदेश में ऑफिस खोल के वहां पे बिजनेस करते हैं। फिर उनकी जो पिक्चर है वो पैसा भी कमाती है मॉरिशस में। मतलब वो ऐसा दिखाते कि भाई ये पिक्चर है वो किसी मॉरिशस की कंपनी ने बनाया है, और उसका जो फॉरेन का राइट है, फॉरेन टेरिटरी है, वो तो वो मॉरिशस की किसी कंपनी को देते हैं। तो मॉरिशस में उन्होंने ये पैसा कमाया है और फिर वो इंडिया लाते हैं तो उस पर उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो ये कानून भी हमें निकाल देना चाहिए, जो कानून अमेरिका में है कि अमेरिका का सिटीजन पूरे दुनिया में रह के कहीं भी पैसा कमाए, वो वहां की सरकार को टैक्स भरे और उसके बाद वो अमेरिका में उसको टैक्स भरे, वो कानून हमें लागू कर देना चाहिए। तो मॉरिशस रूट यानी कि मॉरिशस की कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसके मालिक का नाम नहीं पूछा जाता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, ये दोनों कानून हमें कैंसिल करने चाहिए। तो आप एमपी को ऑर्डर भेजो कि मॉरिशस की जितनी कंपनियां हैं उनका एसेट तब तक फ्रीज कर दो जब तक कि वो मालिक के नाम ना दे, यानी आज के आज उनके एसेट फ्रीज कर दो और बाद में उनको बोलो कि मालिक का नाम दे दो और तुमको पैसे सारे दे देंगे। तो अपने आप जो भ्रष्ट मंत्री है, जैसे मान लो शरद पवार का 1000 करोड़ है, तो अपना नाम दे ही नहीं सकता, नाम देगा तो दूसरे मिनट जेल जाएगा। तो इस तरह से वो 1000 करोड़ अपने आप नेशनल प्रॉपर्टी बन जाएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितने भी टाइम लगेगा, और तब तक वो पैसा फ्रीज पड़ा रहेगा। तो ये ऑर्डर आप एमपी को भेज के देश की समस्या इस तरह से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।